मित्रों सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट 4 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसके पहले वीडियो में आपने पहला पैटर्न दिया है, पहला पैटर्न स्टडी किया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में, और दूसरा पैटर्न है कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स। दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में दो ही पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिए हैं। पहला आपने पढ़ लिया है, ये दूसरा है स्पीशीज रिलेशनशिप। तो देखिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में जानना है। तो देखिए अब ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जब बात करते हैं, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है कि एरिया के बढ़ाने से क्या स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि मैं ये पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज ढूंढ रहा हूँ और आगे में और एरिया बढ़ा दूंगा, क्या स्पीशीज रिचनेस या बढ़ेगी या कम होगी। यही चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है। देखिए ड्यूरिंग his pioneering and extensive explorations in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increased explored area but only up to a limit। दोस्तों यहाँ पर नाम आया है, एक जर्मन नेचुरलिस्ट का नाम आया है अलेक्जेंडर हॉन हम्बोल्ट। इन्होंने स्टडी की थी साउथ अमेरिकन जंगल्स में। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया, शुरू में एक छोटे से एरिया में स्टडी कर रहे थे। इस एरिया में उन्होंने देखा कि कुछ स्पीशीज मिल रही है। फिर उन्होंने आगे एरिया बढ़ा दिया तो उन्होंने पाया कि और ज्यादा स्पीशीज मिल रही है। ठीक है, फिर इन्होंने और भी तो स्पीशीज रिचनेस और ज्यादा मिलने लगी। और उसके बाद जब उन्होंने अगेन एरिया बढ़ाया तब उन्होंने पाया कि जो स्पीशीज जो है तो ये ज्यादा स्पीशीज नहीं मिल रही, यानी कि स्पीशीज रिचनेस धीरे धीरे कम हो रही है एरिया बढ़ाने से। शुरू में उन्होंने जो एरिया बढ़ाते गए स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई। कहाँ तक बढ़ी, सर्टन लिमिट तक। जब उन्होंने जब एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज ज्यादा नहीं मिल रही थी। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड आर फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा। टैक्सा कौन से होते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, टर्न्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिया है 15.2, एक एक्सिस पर स्पीशीज रिचनेस दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ एरिया ऑफ हैबिटेट। यहाँ पर आपको समझ में आता है एरिया बढ़ाने से स्पीशीज रिचनेस में क्या फर्क होता है। जब आप इस ग्राफ को उन्होंने बनाया गया, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया तो ग्राफ मिला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए ये रेक्टेंगल हाइपरबोला ये वाला है। क्लियर। अब इसको समझ लेते दोस्तों, हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्या है, एरिया जब आप बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती है, लेकिन सर्टन लिमिट तक। एक लिमिट के बाद आप जब एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस ये ज्यादा नहीं बढ़ती। ये आप देखिए, यहां पर देखिए, ये सबसे पहले एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई, एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई। एरिया बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है। बट लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे एरिया बढ़ा रहे हो तो स्पीशीज रिचनेस यहाँ पर नहीं बढ़ा रहे।
और एरिया बढ़ाएंगे, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा नहीं बढ़ रही। देखिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आपको ग्राफ मिलता है, उल्टा कटोरा जैसा मिलता है दोस्तों। एक तरह से आप यहाँ पर समझ जाओगे कि अब क्या हो रहा है, स्पीशीज रिचनेस क्या हो रही है, कांस्टेंट होने रही। एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीशीज रिचनेस क्या हो रही, कांस्टेंट हो जा रही है। तो यही चीज यहाँ पे ग्राफ में बताई गई है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ये अरिथमेटिक एरिया एक्सिस है भाई। देखिए क्या, ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है s इज इक्वल टू, यहां पर देखिए सी ए पावर टू बी जेड। अभी हम देखेंगे s क्या है, c क्या है, a क्या है, z क्या है। पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये देखिए इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन है इसे लॉग स्केल पर लेते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। आपको पता है कि पावर आगे आ जाती है। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इक्वेशन कौन सा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है लॉग स्केल पर। अब हम इस चीजों को समझेंगे। s क्या है, देखिए स्पीशीज रिचनेस, ये क्या है, एरिया है, ये एरिया है, और z स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं और इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और c क्या है कि y इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस ऑफ अ ग्राफ, लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस ऑफ ग्राफ, उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या दिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने सबसे पहले क्या एरिया बढ़ाया था तो स्पीशीज रिचनेस, एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी और कहाँ तक, एक सर्टन लिमिट तक, तो उसे रिग्रेशन कहते हैं और रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। इसके कैलकुलेट करने से इसका मतलब क्या है, देखिए अगर z की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस जो कम होगी, स्पीशीज रिचनेस, है ना। सीधी बात है दोस्तों। आपने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर एरिया बढ़ा तो स्पीशीज रिचनेस क्या हो रही है, ये स्पीशीज रिचनेस बढ़ी, एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ी। और लेकिन जब सर्टन लिमिट के बाद एरिया बढ़ाया तो बाद में स्पीशीज रिचनेस कम बढ़ी। इसका मतलब क्या होता है, z जो है, जो रिग्रेशन है वो ज्यादा हुआ। क्लियरली आपको समझना क्या है, रिग्रेशन ज्यादा, स्पीशीज रिचनेस कम। अब देखो हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई, स्ट्रेट लाइन से जो भी पॉइंट है तो उसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके, कितने एरिया में कितने स्पीशीज है, इतने में एरिया में कितने स्पीशीज है उस हैबिटेट में। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, पॉइंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट के एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस, एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस इतना है, ये ठीक है। और एरिया बढ़ाएगी स्पीशीज रिचनेस में, और एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ा और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में पॉइंट पास पास आती है और समझने में दिक्कत आती है, और उसे पॉइंट डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करने से आपको लॉग स्केल पर लेना पड़ेगा इसे, तो हम आइडेंटिफाई कर सके प्रॉपरली पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीशीज रिचनेस है लॉग स्केल पर। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ z लाइंस इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जो इकोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उन्होंने क्या पाया, z की वैल्यू जो रहती है
जेड की वैल्यू क्या रहती है, 0.1 से लेकर 0 पॉइंट तक होती है। किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, रिगार्डलेस ऑफ रीजन की बात की है, प्रदेश की बात की है, जो जेड की वैल्यू है वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे भी डिपेंड करती है, और वो रीजन की जगह पे भी इंपॉर्टेंट होती है, वो इसी के अंदर आती है। ठीक है, जेड की वैल्यू की बात हो रही, समझ लेते हैं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वेदर इट इज प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया। ब्रिटेन में जो प्लांट है उसकी वैल्यू भी 0.1 से लेकर 0 पॉइंट तक होती है। बर्ड्स इन कैलिफोर्निया की बर्ड की स्टडी करेंगे तो उसकी वैल्यू भी जेड की लाइन से 0.1 से 0.2 होगी। इसी तरीके से मोलस्का न्यूयॉर्क की भी स्टडी करेंगे, न्यूयॉर्क स्टेट अमेरिकन स्टेट है, the slopes of a regression line are amazingly similar. जेड की जो वैल्यू है अमेजिंगली सिमिलर होगी। भले आप प्लांट की स्टडी करें, बर्ड की करो, या कैलिफोर्निया के मोलस्कस इन न्यूयॉर्क की करो, जेड की वैल्यू रेंज होगी 0.1 से लेकर 0.2 तक। But if you analyze the species area relationship among very large area like entire continents, दोस्तों एंटायर कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, ऐसे एंटायर कॉन्टिनेंट होते हैं। यहाँ पर एंटायर कॉन्टिनेंट यानी कि यहाँ पर लार्ज एरिया, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स ये लार्ज एरिया होता है। You will find that slope of the line to be much steeper, मतलब जेड वैल्यूज इन रेंज क्या होगी, अगेन बढ़ती जा रही। जेड वैल्यू इन देयर रेंज 0.6 to 1.2 होगी एरिया बढ़ाने से। कॉन्टिनेंट लार्ज एरिया है दोस्तों, एरिया आप ज्यादा लोगे, जेड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फिर वहां पे 0.62 लेकर 1.2 तक बढ़ेगी। ये कॉन्टिनेंट का है, एंटायर कॉन्टिनेंट का स्केल है दोस्तों। कॉन्टिनेंट का एरिया दोस्तों ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, फॉर फ्रूगिवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, और फ्रूट ईटिंग मैमल्स भी होते हैं। इन दैट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की है ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। तो अगर हम एग्जाम्पल फ्रूगिवोरस का लेंगे, बर्ड्स का लेंगे, मैमल्स का लेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इनका एग्जाम्पल लोगे तो उनमें जो स्लोप जेड की वैल्यू 1.15 होगी। कॉन्टिनेंट की यह बात चल रही है मेरे दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन द कंटेस्ट। अब देखो, जितना स्टीपर स्लोप आपको मिलेगा उतना मतलब क्या होता है, बड़ी एरिया की स्टडी कर रहे हैं आप, बड़ी एरिया की स्टीपर स्लोप होगा बड़ी एरिया में। जैसे कॉन्टिनेंट में स्टीपर स्लोप मिलेगा ग्राफ का। प्यारे दोस्तों, व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन दिस कंटेस्ट, कि यहाँ की खड़ी जो भी ढलान होती है, इस डायग्राम में देखिए कि खड़ी जो भी ढलान होती है तो ये इंडिकेट करती है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज की तुलना में एरिया बहुत अधिक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।